इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8th की सेकंड बुक का लेसन खनिज और शक्ति संसाधन करने जा रही है। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने हिस्ट्री से जुड़ा हुआ लेसन किया था। अब हम थर्ड लेसन जो कि ज्योग्राफी से भूगोल से है हमारा। इस लेसन के अंदर बहुत सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। सो प्लीज़ मैं जो क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ आप उनको अच्छी प्रकार से समझें। ये लेसन आपका स्कूल में भी हो चुका है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से समझें ताकि जो आपके कुछ डाउट रहते हैं वो आपके अब दोबारा समझाने से क्लियर हो जाए। तो यहाँ खनिज और शक्ति संसाधन की बात करें, शक्ति के साधन क्या होते हैं जिनसे हमारी मशीनें वगैरह चलती है, जैसे कोयला है, बिजली है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे हमारे शक्ति के साधन कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंस दे रखे हैं। जो डिफरेंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, इनको भी लर्न करना ज़रूरी है। डिफरेंस की बात करें अगर हम, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं ऊर्जा के। तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, जीवाश्म ईंधन आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, मतलब जिनका पुराने समय से हम प्रयोग करते आ रहे हैं। जिनका हम पुराने समय से प्रयोग करते आ रहे हैं वो हमारे क्या है, वो हमारे परंपरागत स्रोत हैं। और गैर परंपरागत क्या होगा, जैसे सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक है, तापीय ऊर्जा है, ये सारे क्या है हमारे, पवन ऊर्जा है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये गैर परंपरागत स्रोत है जिनसे प्रदूषण भी नहीं फैलता है। सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, भूमिगत ऊर्जा जो होती है, भूमि की तापीय ऊर्जा जिसे ताप से प्राप्त की जाती है, ये सारे गैर परंपरागत स्रोत हैं। अच्छा, अब परंपरागत को पूरा क्लियर कर लेते हैं एक बार हम। इनका नवीकरणीय नहीं किया जा सकता। नवीकरण का मतलब होता है कि एक बार प्रयोग करने के बाद हम दोबारा इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये प्रदूषण फैलाते हैं। आपको पता है कि खनिज तेल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस जो होती है, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो हमारा प्रदूषण फैलाते हैं। इसीलिए इनका एक बार प्रयोग नहीं, एक करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कोयला एक बार जला लिया तो दोबारा नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकते, बना सकते, लेकिन बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इसीलिए ये परंपरागत स्रोतों के अंदर आता है। क्योंकि प्रदूषण की बात करें, क्योंकि इनके जलने से धुआं फैलता है, राख उत्पन्न होती है, यही मेन कारण है जो कि प्रदूषण के होते हैं। और जो सौर ऊर्जा है, जब हम जो घरों के ऊपर जो हमें प्लेट लगवा रखी है, सोलर पैनल जिसको बोलते हैं, उससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, तो वो सौर ऊर्जा होती है। ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्रों के अंदर जो ज्वार भाटा आती है, समुद्रों की लहरों से जो बिजली बनाई जाती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा, परमाणु विस्फोट करके जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा होगी हमारी, और भी भूतापीय ऊर्जा, ये सारे काफ़ी सारे हैं जो गैर परंपरागत स्रोतों के अंदर आते हैं। इनका नवीकरण किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का एक बार प्रयोग कर लिया। अब ये नहीं कि हमने आज बिजली बना ली, रात को सोने के बाद अगले दिन उसकी बिजली नहीं बन सकती उस प्लेट से, दोबारा भी हम बना सकते हैं। और ये प्रदूषण नहीं फैलाते, इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता। जब हम सूर्य से उन प्लेटों के जरिए बिजली बना रहे हैं सोलर पैनल के माध्यम से, तो किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो, बायोगैस और प्राकृतिक गैस। बायोगैस होती है जिसको गोबर गैस भी बोला जाता है। जो हमारे पशु वगैरह होते हैं उनका जो कचरा होता है, मल वगैरह होता है, पेड़ पौधे, जो हम घरों के अंदर जो वेस्टेज सब्जियां वगैरह होती है, उन सबको सड़ा गला के जो गैस प्राप्त की जाती है, उसका प्रयोग बायोगैस बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ लिख रखा है मृत पौधे, जंतुओं, मरे हुए जंतुओं को है, पशुओं के गोबर से बनती है। बायोगैस का प्रयोग खाना पकाने के लिए, विद्युत बनाने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का भी उत्पादन होता है, क्योंकि जब हम गोबर जो होता है, पशुओं के मल जो होता है, उनसे जब हम गैस वगैरह बना लेते हैं तो उसके बाद जो वो बच जाती है खाद, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है हमारी फसलों के लिए, हमारे फसलों के उत्पादन के लिए, जो हमारी भूमि होती है उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ से बायोगैस बनने के बाद उस कचरे से है, उसका यूज करने के बाद हम उसका प्रयोग खेतों में खाद के रूप में कर सकते हैं। बहुत अच्छी होती है वो, जिससे किसी प्रकार का भी कोई नुकसान नहीं होता फसलों को भी और हमारे शरीर को भी।
सेकंड, प्राकृतिक गैस की बात करें, प्राकृतिक गैस क्या है? पेट्रोलियम भंडारों के साथ जो गैस पाई जाती है। आपको पता है कि लाखों वर्षों पहले जो हलचल हुई थी जिसके कारण क्या है, पेड़ पौधे आए और जो समुद्रों के अंदर जीव जंतु थे वो धरती के नीचे दब गए थे, और धरती के नीचे दबने के बाद उनका शरीर दाब और ताप दोनों के कारण है वो पिघलने लगा था, और धीरे धीरे वो रिस के नीचे की तरफ चलने लगा। और जब तक चलता रहा, जब तक रिसता रहा, जब तक कोई ऐसी चट्टान नहीं आई जहाँ से वो रिस नहीं सकता। जैसे हम देखते हैं, आप घरों के अंदर चटनी बनाते हो, कुंडी आपने देखी होगी, कुंडी के अंदर अगर पानी डाल दे तो वो वापस क्रॉस नहीं करेगी, उसमें से पानी उस कुंडी के अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर आप उस पानी को आप कपड़े पे डालते तो वो क्रॉस कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा कपड़े से। तो यही प्रोसेसिंग जो हमारे जीव जंतुओं थे जो समुद्रों के अंदर थे, जो भूमि के नीचे दबे, ऊपर से दाब और ताप, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ चीज़ क्या चीज़ है, यही चीज़ हुई थी। और जहाँ पे ये पेट्रोल जाके इकट्ठा हुआ वहाँ पे इनके सड़ने गलने से, क्योंकि शरीरों के सड़ने गलने से ये पेट्रोल वगैरह बने हुए हैं, इसी कारण से वहाँ पे गैस भी बनने लगी थी ऊपर। तो जहाँ पे पेट्रोल के कुएँ पाए गए उनके ऊपर की तरफ ही हमें क्या मिले, हमें मिले थे पेट्रोल के भंडार के साथ में प्राकृतिक गैस भी हमें मिली, जिसका प्रयोग हम घरेलू और वाणिज्य ईंधनों के अंदर जो हमारे ईंधन होते हैं उनके लिए करते हैं हम। इससे रासायनिक उर्वरक बनाए जाते हैं, इस गैस के जरिए हम रासायनिक उर्वरक भी बनाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो लोहा खनिज और अलोहा खनिज। लोहा खनिज कौन से होते हैं? वे खनिज जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, लोहे के कुछ गुण पाए जाते हैं, वो लोहा खनिज कहलाते हैं। और अलोहा खनिज कौन से होते हैं? जिन खनिजों में लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। लोहे खनिज लोहा, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, ये सारे ऐसे खनिज हैं जिनके अंदर लोहे के अंश पाए जाते हैं, तो ये लोहा खनिज कहलाते हैं। और तांबा, बॉक्साइड, सीसा, सोना, चांदी, ये ऐसे खनिज है जिनके अंदर लोहे का किसी प्रकार का कोई अंश नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये अलोहा खनिज है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम देख पा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धात्विक और अधात्विक खनिज। क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया कि धात्विक खनिज कौन से होते हैं? जिन खनिजों में धातुओं के गुण पाए जाते हैं वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं वे धात्विक खनिज नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कच्चा लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, सोना है, चांदी है, पित्तल है, ये सारे के सारे क्या ये धात्विक खनिज है, क्योंकि इनके अंदर धातुएं पाई जाती है। और अधात्विक खनिजों के अंदर क्या हो गया? जिप्सम, चूना पत्थर, हीरा, पोटास, ये सारे क्या ये अधात्विक खनिज है। ठीक है, इनके अंदर कोई भी धातु के अंश नहीं पाए जाते, कोई भी धातुओं के गुण नहीं पाए जाते, इसलिए ये क्या है? अधात्विक खनिज है। इन खनिजों में धातुएं होती है, और इन खनिजों के अंदर बात करें जो अधात्विक खनिज हमारे, उनमें धातुएं नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ छोटे क्वेश्चन भी देखें, अगर हम छोटे क्वेश्चन के अंदर बात करें खनिजों की पहचान का रासायनिक गुण क्या होता है, कैसे इनको पहचाना जाता है तो विलेयता से। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लोहा खनिज है? लोहा खनिज जिसके अंदर लोहे के अंश पाए जाएंगे वही लोहा खनिज होएगा। तो लोहा अश्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, ये सारे के सारे लोहा खनिज है। अलोहा खनिज बताना आपने, तो अलोहा खनिज में अगर बात करें, देखो सोना, इसमें तो लोहे के अंश ही नहीं होते, चांदी के अंदर भी नहीं होते, शीशे के अंदर भी नहीं होते। तो एक क्रोमाइट है जो इन चारों में से 3 ऑप्शन एक जैसे है, जो लोहे के अंश नहीं है जिनमें, और एक क्रोमाइट है जिसमें लोहे के अंश है, तो हमारा क्रोमाइट रहेगा। ये नहीं कारण से क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, चूना पत्थर निम्न में से किस प्रकार की सेलों में पाया जाता है? तो चूना पत्थर जो होता है वो अवसादी सेलों के अंदर पाया जाता है। लचीला बुलवा पत्थर हरियाणा में कहाँ पाया जाता है? हरियाणा की बात करें तो कल्याणा, भिवानी के अंदर जो है वहाँ पाया जाता है। ये किस प्रकार का हीरा सबसे दुर्बल पाया जाता है? हरा, दुर्बल होता है, बहुत कम पाया जाता है। तो हरे रंग का जो हीरा है वो सबसे दुर्बल पाया जाता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम शैलें कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे प्राचीन शैलें जो होती है हमारी वो पाई जाती है, चट्टानें जो है वो पाई जाती है। ठीक है,
तो सिलिकॉन प्राप्त किया जाता है। सिलिकॉन अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, सिलिकॉन को अगर आप देखोगे तो ये हमारा 14 क्वेश्चन है। तो सिलिकॉन जो है हमारा बॉक्साइड सॉरी क्वार्टराइज से प्राप्त किया जाता है सिलिकॉन, और एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है बॉक्साइड से। काला सोना, अगर काले सोने की बात करें, जो हमारा पेट्रोल और उसके उत्पाद होते हैं उनको काला सोना बोला जाता है, क्योंकि पेट्रोल को प्राप्त करने के बाद जब उसको शुद्ध किया जाता है, उसमें जब पेट्रोल सीधा प्राप्त करते हैं भूमि से, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, उसको शुद्ध किया जाता है। शोध परिकर्षणशालाओं के अंदर है, जहाँ पे इनमें रिसर्च करके इनको साफ़ करते हैं, और साफ़ करने के बाद जो अशुद्धियाँ जिनको बोलते हैं हम, वो पेट्रोलियम से जो प्राप्त होती है वो अशुद्धियाँ नहीं होती है, उनका भी प्रयोग हम बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए करते हैं। इसलिए जो पेट्रोल होता है उसको काला सोना बोला गया है, क्योंकि पेट्रोल प्राप्त करने के बाद जो अशुद्धियाँ अलग से बचती है वो भी हमें बहुत ज़्यादा इनकम पैसे प्राप्त करवाती है, उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसको काला सोना बोला गया है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत, जिससे एक तो प्रदूषण नहीं फैलता है और जिसका आज हम अभी कुछ टाइम से हम यूज करने लगे हैं, तो सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे के सारे क्या है, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है, जिनसे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। केरल के मोनोजाइट बालू में निम्न प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो याद रखना मोनोजाइट जो है थोरियम नाम के रेत से पाया जाता है, मोनोथोरियम, याद रखिए। राजस्थान के अंदर भी इसके बहुत ज़्यादा भंडार है। इसका जो थोरियम जो बात की जाए हम, इसका यूज़ जो है वो हम मिसाइलों के अंदर जो परमाणु विस्फोट की जो सामग्री होती है उसके लिए किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पास इसके बहुत ज़्यादा भंडार है। इसी कारण से जो दूसरे देश है वो हमारे साथ मित्रता के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके भंडार होने के कारण। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एक दो छोटे क्वेश्चन देखते हैं हम। छोटे क्वेश्चन के अंदर अगर बात करें तो यहाँ लिख रखा है कि खनिज किसे कहते हैं? खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ है जिसका निश्चित रासायनिक संरचना होती है, जिसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है उसको खनिज कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, खनिज किन किन भौतिक गुणों के आधार पर पहचाने जाते हैं? भाई देखो, वहाँ जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा शायद रॉन्ग क्वेश्चन था वो। और तो कोई भी खनिज की पहचान कैसे होती है? उसके रंग से, उसकी घनत्व से, उसकी कठोरता से। भाई कितना कठोर है, उसके रंग, घनत्व और कठोरता से किसी भी खनिज की पहचान की जाती है। खनिज को किन किन विधियों के द्वारा निकासित किया जाता है, निकाला जाता है? तो खनन होता है, खान खोदकर, प्रवेदन, आखनन। ठीक है, खान खोदना, प्रवेदन, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जैसे जो पेट्रोलों के ऊपर जो प्राकृतिक गैस होती है उसको ऐसे खान खोद कर निकाला जाता है। ऐसे अगर खान खोद के निकालेंगे तो सारी की सारी जो प्राकृतिक गैस है वो उड़ जाएगी हवा में। इसी कारण से उसमें सुरंग करके पाइपों के जरिए वहाँ से प्राकृतिक गैस को निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल भी अगर हम जो बाइकों के अंदर डलवाते हैं, गाड़ियों के अंदर डलवाते हैं, वो भी अगर थोड़ी देर हवा में रखते तो वो उड़ जाता है। इसी कारण से उनमें खान खोद कर नहीं बल्कि पाइपों के जरिए हम इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। खनन किसे कहते हैं? खनन होता है खान खोदना। शक्ति और ऊर्जा के साधनों का महत्व बताना। अपने शक्ति और ऊर्जा के साधन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। शक्ति के साधन जिनके जरिए हम मशीनें वगैरह है, हमारी बाइक वगैरह है, या फिर जो उद्योगों के अंदर, जो फैक्ट्रियों के अंदर जो मशीनें होती है वो चलती है, जिसमें शक्ति के साधन में बात करें हम, कोयला है, कोयला, पेट्रोल, बिजली, ये सारे के सारे क्या है? परमाणु ऊर्जा है। ये सारे के सारे शक्ति के साधन है, क्योंकि इनका प्रयोग ही मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। कंप्यूटर उपयोग में प्रयुक्त होने वाली सिलिकॉन किस खनिज से प्राप्त होती है? तो ये दे रखा, अभी मैंने बताया था आपको, क्वार्टर्ज है। सिलिकॉन जो है क्वार्टर्ज से प्राप्त की जाती है। एल्युमिनियम का अक्ष कौन सा है? बॉक्साइड है। जीवाश्म ईंधन कौन से? जीवाश्म ईंधन जो जीव जंतुओं के अवशेषों से हमें प्राप्त हुए हैं उसे जीवाश्म ईंधन बोला गया है। तो कोयला, ये भी, क्योंकि पेड़ पौधे भी जीव जंतु जीवाश्म ईंधन के ही एक अंश है, क्योंकि जीव जैसे बोलते हैं ना सजीव और निर्जीव, तो पेड़ पौधे सजीवों के अंदर आते हैं, तो इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन बोला गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, क्योंकि पेट्रोलियम के ऊपर ही प्राकृतिक गैस पाई जाती है, जहाँ पे पेट्रोल के भंडार पाए जाते हैं। जल विद्युत उत्पन्न करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो नॉर्वे है, जो जल विद्युत करने में सबसे पहले स्थान पे है। विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा कौन सा है? स्कॉटलैंड के अंदर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ। यहाँ दे रखा है विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कौन सा? फ्रांस में है। कौन सा जीवाश्म ईंधन अंतर्निहित
के रूप में जाना जाता है तो कोयला है। दो परमाणु खनिजों के नाम बताइए तो यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम जो खनिज के उत्पाद दो नाम है, दो परमाणु खनिज है, ये बहुत उपयोगी है। उसके बाद है केरल तट के किस बालू से बड़ी मात्रा में थोरियम प्राप्त की जाती है तो मोनोजाइट से। थोरियम जो है किससे प्राप्त की जाती है, मोनोजाइट रेत से प्राप्त की जाती है। तो ये हो गया। अब कुछ रिक्त स्थान देखते हैं हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर। भूतापीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है, पृथ्वी से। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो गर्मी होती है, उसके कारण जो है जो पृथ्वी के नीचे का जो जल है वो गर्म हो जाता है और भाप बन के ऊपर की तरफ आता है, या गर्मी जो है पृथ्वी की वो दरारों के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए करते हैं। बायोगैस जैविक अपशिष्ट से प्राप्त होती है। जैविक अपशिष्ट होता है जीवों के अपशिष्ट से, कुछ मरे मृत जीव होते हैं, कुछ में हमारा जो घरों का कचरा होता है, फिर जो पशुओं का मल होता है, गोबर जिसको बोलते हैं हम, उसका प्रयोग इसको बनाने के लिए करते हैं बायोगैस। धातुएं ऊष्मा और विद्युत को खालिस्तान करते स्वचालित करती है, क्योंकि धातुओं के अंदर से आसानी से बिजली क्रॉस हो सकती है, गुजर सकती है। ठीक है। सतह के निकट स्थित खनिजों को खोद कर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आखनन कहलाती है। सतह के निकट खनिजों को खोद कर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आखनन। तांबे का रंग, सेल का रंग कैसा होता है, नीला होता है। अगर हम बात करें तांबे की। विश्व की प्राचीनतम सेलें कौन सी है, तो वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं, मैंने बताया था। कौन सा हीरा जो है सबसे दुर्लभ पाया जाता है, तो हरे रंग का हीरा जो है वो सबसे दुर्लभ पाया जाता है। 9वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो पेट्रोलियम का अर्थ क्या है, तो पेट्रोलियम का अर्थ है हमारा 9th क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो सेल तेल होता है यहाँ पे। तो ये तो मेरे को नहीं समझ में आया, तो आप देख लेना इसको, सेल लिख रखा है इसने। तो विश्व की कुल ऊर्जा का 1/4 हिस्सा खालिस्तान से प्राप्त होता है। जल विद्युत से प्राप्त होता है 1/4, मतलब 25%। ठीक है। 12वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे, सौर पैनलों में कई सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है, उसे सौर पैनल कहा गया है। ठीक है। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन आपको समझाए गए आप उनको अच्छी प्रकार से लर्न करें, समझें और कुछ आप स्वयं भी तैयारी करें। ठीक है। आपको लेसन स्कूल के अंदर भी समझा दिया गया, फिर भी कोई डाउट है इसके अलावा भी तो आप अगर इस सब्जेक्ट में तो आप मेरे से कंफर्म करें, मेरे से कांटेक्ट करें। अदरवाइज़ अगर दूसरे सब्जेक्ट में कोई आपको समस्या है तो अपने सब्जेक्ट टीचर से आप कांटेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।